दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर बॉटनी के सेकंड पेपर का जो यूनिट फर्स्ट है उससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक है डीएनए रिप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए का रिप्लिकेशन कैसे होता है उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये जो टॉपिक है अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल से डिस्कस करूँगा। हो सकता है कि ये जो टॉपिक है कई पार्ट में मैं आपको कंप्लीट कराऊं, ताकि हर एक टॉपिक को या इससे बनने वाले हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आने वाले इस टॉपिक के वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, हर एक पार्ट को देखिएगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डीएनए रिप्लिकेशन होता क्या है। डीएनए रिप्लिकेशन इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस विच प्रोड्यूसेस टू आइडेंटिकल डॉटर डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम ए डबल स्ट्रैंडेड पेरेंटल डीएनए। यानी कि जो डीएनए रिप्लिकेशन है ये एक प्रकार का जैविक प्रक्रिया है जिसमें कि एक पेरेंट डीएनए से दो नए डॉटर डीएनए बनते हैं। सिंपली हम कह सकते हैं कि एक डीएनए से दो नए डीएनए का निर्माण होता है और यह प्रक्रिया कहलाती है डीएनए रिप्लिकेशन, जैसा कि नीचे आप इमेज में देख सकते हैं। तो डीएनए रिप्लिकेशन के बहुत सारे सिग्निफिकेंस है, जैसे कि ये एक प्रकार का बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिनमें कि डीएनए क्या करता है, अपनी खुद की कॉपी बनाता है, जिसमें कि एक डीएनए डबल हेलिक्स से दो डीएनए डबल हेलिक्स बनते हैं। और एक्चुअली देखा जाए तो जो डीएनए रिप्लिकेशन है ये एक प्रकार का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होता है, जिसमें कि जो डीएनए के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वह पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए डीएनए रिप्लिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के थ्रू जब सेल डिवीज़न होता है तो सेल के अंदर जो एस फेज़ चलता है उसी ड्यूरेशन में डीएनए रिप्लिकेशन होता है, और साथ ही साथ जो सेल के ग्रोथ हैं और जो डैमेजेस हैं वो भी रिपेयर होते हैं। और यदि डीएनए रिप्लिकेशन के दौरान कोई भी जीनोम में चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से म्यूटेशन होता है या फिर चेंजेस होते हैं और बहुत सारे डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। तो इसके अलावा देखा जाए तो डीएनए रिप्लिकेशन के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि डीएनए रिप्लिकेशन जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, यानी कि दो दिशाओं में होता है। तो जब मैं आगे आपको बताऊंगा तो कुछ इस तरह से आप देखेंगे कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पर दो नए न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है, इसलिए डीएनए रिप्लिकेशन को हम बाई डायरेक्शनल भी बोलते हैं। तो जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो नीचे के दो स्ट्रैंड है वो पेरेंट स्ट्रैंड है, और बीच में जो आपको पिंक कलर का स्ट्रैंड दिख रहा है वो नए स्ट्रैंड है जो कि डाटा स्ट्रैंड है। डीएनए रिप्लिकेशन का जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स है कि डीएनए रिप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब यह है कि जब डीएनए से नया डीएनए बनता है तो नए डीएनए में एक स्ट्रैंड पेरेंट स्ट्रैंड का होता है और जो दूसरा स्ट्रैंड होता है वो डाटा स्ट्रैंड का होता है, जैसा कि आप ऊपर वाले इमेज को नीचे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए जो नए डाटा स्ट्रैंड बनते हैं उसमें आधे जो स्ट्रैंड होते हैं वो पेरेंट के होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है सेमी कंजर्वेटिव। सेमी का मतलब होता है हाफ और कंजर्वेटिव का मतलब होता है संचित होना, यानी कि नए डीएनए में आधे कैरेक्टर पेरेंट्स के होते हैं और आधे न्यू डॉटर डीएनए के होते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। थर्ड पॉइंट ये है कि जो भी नया स्ट्रैंड बनता है डीएनए का वो ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनता है। और लास्ट फीचर ये है कि डीएनए रिप्लिकेशन जो है वो हमेशा सेल साइकिल के एस फेज़ में होता है। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए रिप्लिकेशन की। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए रिप्लिकेशन होता है वो साइटोसोल में होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, तो जो डीएनए होते हैं वो साइटोसोल में स्कैटर्ड होते हैं, यानी कि बिखरे होते हैं। इस वजह से जो डीएनए रिप्लिकेशन होता है प्रोकैरियोटिक सेल में वो साइटोसोल में होता है। अब ये जो डीएनए रिप्लिकेशन है डीएनए पर कहीं भी नहीं हो जाता, डीएनए के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पर होता है,
जिसे हम बोलते हैं ORI साइट, यानी कि ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। तो जैसा कि आप इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं, ये ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है। प्रोकैरियोटिक सेल के केस में इसे हम बोलते हैं ORIC। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और भी है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वहाँ पर ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन केवल एक ही होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के केस में ORI साइट जो होता है, यानी कि जो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होता है, वह DNA पर कई जगह हो सकते हैं। तो प्रोकैरियोट में एक सिंगल ORIC साइट होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में कई सारे ORIC साइट होते हैं। इस वजह से देखा जाए तो प्रोकैरियोट को हम बोलते हैं मोनो रिप्लिकॉन और यूकैरियोट को हम बोलते हैं मल्टी रिप्लिकॉन। इसके अलावा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और भी बता दूँ कि ई कोलाई सेल में जो DNA रिप्लिकेशन होता है उसे हम थीटा रिप्लिकेशन भी कहते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और उठता है कि DNA पे जो स्पेसिफिक पॉइंट होता है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, कुछ स्पेसिफिक होता है, क्यों वहाँ पर ओरिजिन होता है? तो रीज़न ये होता है कि उस साइट पर एडेनिन और थायमिन न्यूक्लियोटाइड अधिक पाए जाते हैं, और हम सभी जानते हैं कि एडेनिन और थायमिन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जिसकी वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है। जबकि हम सभी जानते हैं कि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जिसकी वजह से उसको ब्रेक करने के लिए अधिक एनर्जी चाहिए होती है। तो याद रखिएगा कि जहाँ पर ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होता है वहाँ पर एडेनिन और थायमिन न्यूक्लियोटाइड अधिक पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में DNA का रिप्लिकेशन कैसे होता है, उसके स्टेप को जानने से पहले हम जानते हैं कि DNA रिप्लिकेशन के लिए हमें किन किन फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहला है पेरेंटल DNA एज ए टेम्पलेट, यानी कि हमें एक DNA की ज़रूरत पड़ती है जो कि एक टेम्पलेट का काम करता है। दूसरा चाहिए होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में हमें दो तरह के न्यूक्लियोटाइड चाहिए होते हैं, एक तो राइबो न्यूक्लियोटाइड और दूसरा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो जो राइबो न्यूक्लियोटाइड होता है वो एक तरह से RNA प्राइमर सिंथेसिस करता है, और जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड होता है वो एक प्रकार से जो कम्प्लीमेंट्री DNA है, यानी कि जो नया DNA स्ट्रैंड है उसका निर्माण करता है। अब न्यूक्लियोटाइड के अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि DNA रिप्लिकेशन में कुछ एंजाइम और कुछ सहायक प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो ये एंजाइम और सहायक प्रोटीन कौन कौन से हैं, पहले उनके नाम जान लेते हैं, फिर उसके जो फंक्शन है वो आगे हम डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले है DNA A, फिर उसके बाद है DNA B जिसे हम हेलिकेजेस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा है DNA C। फिर अगला जो एंजाइम है टोपोआइसोमरेज फर्स्ट और टोपोआइसोमरेज सेकेंड। इसके अलावा जो ज़रूरत पड़ती है वो है सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं SSBP। फिर उसके बाद प्राइमेस चाहिए होता है, जिसे हम DNA G के नाम से भी जानते हैं। फिर इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम की ज़रूरत होती है जो कि नए न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है, और वो एंजाइम है DNA पॉलीमरेज थर्ड और फर्स्ट। और दो DNA को जोड़ने के लिए चाहिए होता है DNA लाइगेज। तो अभी मैंने पीछे कुछ प्रोटीन के नाम बताए जो कि DNA रिप्लिकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो आइए इनके बारे में शॉर्ट में समझते हैं। जैसे बात करते हैं DNA A की, तो ये क्या कहता है कि जो DNA में ORIC सीक्वेंस है, यानी कि ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है, उसको पहचानता है और वहीं पर रिप्लिकेशन को स्टार्ट करता है। वहीं DNA B जो कि अनवाइंडिंग करता है, यानी कि जो DNA के डबल हेलिक्स हैं उनको खोलता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है उसको तोड़ता है। यह एक प्रकार का हेलिकेज एंजाइम है। तो याद रखिएगा, हेलिकेज एंजाइम को DNA B भी कहते हैं। वहीं हम बात करते हैं DNA C की, तो ये जो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है वहाँ पर हेलिकेज यानी कि DNA B की मदद करता है, ताकि वो साइट को रिकॉग्नाइज कर सके और वहाँ पर एक्शन कर सके। DNA G ये एक प्रकार का प्राइमेज है जो कि नए RNA प्राइमर का सिंथेसिस करता है। इसके बाद है अगला प्रोटीन DNA गायरेज। ये एक प्रकार का DNA टोपोआइसोमरेज सेकेंड एंजाइम है जो कि DNA की अनवाइंडिंग करने में मदद करता है। अब बात करते हैं DNA पॉलीमरेज एंजाइम की। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो DNA पॉलीमरेज फर्स्ट है और थर्ड है, ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो DNA पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वह क्या करता है कि RNA प्राइमर को रिमूव करता है और वहाँ पर नए DNA का सिंथेसिस करता है। तो ये किस तरह करता है, आगे जब मैं आपको DNA रिप्लिकेशन का स्टेप समझाऊंगा तो वहाँ पर इसका जो फंक्शन है मैं आपको एनिमेशन के थ्रू समझाऊंगा।
वहीं हम बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की, तो ये सबसे मेन एंजाइम है जो कि नए न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता है। और फॉर्मेशन किस डायरेक्शन में होता है? 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन की ओर। इसके अलावा जो हेलिकेज एंजाइम है ये क्या करता है? डीएनए हेलिक्स में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं न्यूक्लियोटाइड के बीच, उनको ब्रेक करता है। और जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि इसे हम डीएनए बी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद है लाइगेज एंजाइम। तो डीएनए लाइगेज जो एंजाइम होता है ये हमेशा याद रखिएगा कि ये 2 डीएनए स्ट्रैंड को जोड़ने का काम करता है। तो आगे जब हम डीएनए रिप्लिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिसे हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। तो इन डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ने का काम करता है डीएनए लाइगेज। इसके अलावा है प्राइमेज। अभी पीछे मैंने बताया था कि प्राइमेज क्या करता है? सिंथेसाइज करता है नए आरएनए प्राइमर का, जो कि रिप्लिकेशन को स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक और एंजाइम है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं एसएसबी। तो ये क्या करता है? जब डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, तो ब्रेक होने के बाद यानी कि जब बाई डायरेक्शनल हो जाता है, डीएनए फोक बन जाता है, तो उस समय वापस दोनों डीएनए स्ट्रैंड को जोड़ने से रोकता है। यानी कि एक बार जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ये दोनों स्ट्रैंड पर चिपक जाते हैं और डीएनए को आपस में, यानी कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को आपस में चिपकने से रोकते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने डीएनए रिप्लिकेशन से जुड़े हुए इसके सिग्निफिकेंस, इसके प्रॉपर्टीज़ क्या है और डीएनए रिप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, उनका फंक्शन क्या है, इसके बारे में जाना। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि अगर मैं टॉपिक को और आगे ले जाऊंगा तो एक ही वीडियो में ख़त्म कर पाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। और बीच में टॉपिक को छोड़ना वो भी अच्छा नहीं लगता। तो अगले वीडियो में हम इसके जो स्टेप हैं, यानी कि डीएनए रिप्लिकेशन में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और कोई भी डाउट है प्लीज़ आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।